Hi friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is 17th November. पहली बार तो आप ये सोच रहे होंगे कि कल का लेक्चर क्यों नहीं आया। कल का लेक्चर इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमारे एरिया में कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। वो मैं कहीं और जाके भी कर सकता था, नो डाउट, बट कुछ बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला था, थोड़ा सा ही था। तो आई थॉट कि मैं आपको 17th को ही करा दूंगा, 16th का भी। तो चलिए देखते हैं क्या था। पहले तो देखते हैं 16th नवंबर के लेक्चर में क्या था। एक तो पेज वन पे जो मिस्टर कृपाल हैं, जो लॉयर हैं, उनको जज बना दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का। ये इम्पोर्टेंट कहाँ है? ये कोई प्रीलिम्स फैक्ट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेंस में ना कई बार राइट टू इक्वालिटी, हाउ कैन वी ट्रीट आवर सिटीजन्स इक्वली, तो उसके लिए ये पॉइंट बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि ये एक कहते हैं ना, इनके एफर्ट्स बहुत बड़े थे जब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, एंड ही इज़ ऑल्सो गे। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि सौरभ कृपाल, उनको जज बनाया गया है। ये एक दिखाता है हमारी कंट्री में कि वी ट्रीट आवर सिटीजन्स इक्वली, ठीक है। और उसके बाद एक पेज 10 पे था कल कि जो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है मिथेन का। ये प्रीलिम्स फैक्ट है कि थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है मिथेन का। वजह क्या है कि एक तो हमारी रूरल इकोनॉमी बहुत बड़ी है और कैटल पॉपुलेशन लार्जेस्ट है, ठीक है। उस वजह से, क्योंकि 46% जो हमारी एग्रीकल्चर एमिशन है इन इंडिया की, वो कंट्रीब्यूट करते हैं गोट्स, शीप एंड कैटल। कहते हैं इंडिया को इस वजह से मूव अवे करने की ज़रूरत है। जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं ना, प्राचीन तरीके जो हम अपना रखे हैं एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस के, हमें उनमें से थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। वी शुड इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज़, जिसमें हम इम्प्रूव कर सकें अपनी एनिमल ब्रीडिंग, रियरिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करें, लाइफ स्टॉक फीड्स को इम्प्रूव करें, मैन्योर मैनेजमेंट को भी प्रॉपरली करना पड़ेगा, जिस वजह से हम जीएचजी एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रीलिम्स फैक्ट याद रखिएगा कि इंडिया ने साइन नहीं किया मिथेन प्लेज को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया हैव नॉट साइंड मिथेन प्लेज। यूएस, यूरोपियन यूनियन लेके आए हैं एक प्लेज, जिसमें ये एमिशन कट करेंगे ग्रीन हाउस गैस मिथेन का बाय 30% 2030 तक। अगर कंपेयर करेंगे कौन से लेवल्स के, जो 2020 में जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं उस कंपैरिजन में 2030 में 30% तक रिड्यूस करेंगे। एक कल प्रीलिम्स फैक्ट था, नवंबर 15 को बर्थडे जो था भगवान बिरसा मुंडा का, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बेसिकली इंश्योर करेगा कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं फ्रॉम वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए लड़े हैं, उनको अपना राइटफुल रिकग्निशन मिले, ठीक है। तो ये था 16 नवंबर का। नाउ कम 17 नवंबर। तो 17 नवंबर पेज वन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये थोड़े थोड़े ना प्रिलिम्स फैक्ट हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, घर का बेसिकली देखना कितने लोग हैं कितने नहीं। तो किसका काम होता है? होम मिनिस्ट्री का। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं आप। घर का देखना कौन कौन रह रहा है कौन कौन नहीं, तो वो होम ही देखेगा। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। सिटीजनशिप याद रखिएगा, यूनियन सब्जेक्ट है। कई बार आपको ना लगेगा कि जब आप कि ये तो बहुत ईजी चीज़ है, बट कई बार पेपर में जब आती है ना नोट्स वाले पॉइंट में या छोटे-छोटे जब पॉइंट्स आते हैं, तब आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो लिख लीजिए, जब आप थ्रू करेंगे तो आपको याद रहेगा, तो इसलिए आपको प्रीलिम्स में टाइम नहीं लगेगा। एक पेज 1 पे था, ये आपको प्रीलिम्स फैक्ट वगैरह नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा दोबारा राशन किसकी स्कीम थी, ऐसा नहीं आएगा। बट ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए मेंस में। कभी-कभी आप एज़ एन एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की भी डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम आई थी, वैसे ही वेस्ट बंगाल ने भी लाई है दोबारा राशन स्कीम, ताकि लोगों तक खाना पहुँचाया जा सके, राशन पहुँचाया जा सके। क्योंकि अगर सपोज़ जैसे 5 किलो अलाउड है, तो 25 किलो हो जाएगा 5 जनों की फैमिली को, तो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक पेज 6 पे था वन्याकुला क्षत्रिय कम्युनिटी का। एक्चुअली क्या है, तमिलनाडु ने एक बिल लेके आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा बैकवर्ड क्लास कोटा है, उसमें हम 10.5 रिज़र्वेशन जो है परसेंट रिज़र्वेशन रखेंगे वन्याकुला क्षत्रियास के लिए। और उसको कोटा मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में दिया जाएगा एंड डिनोटिफाइड कम्युनिटीज़ में। तो इसको क्या है, बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था जो आप ये 10.5 रिजर्वेशन दे रहे हैं विद इन ओवरऑल 20% कोटा जो है फॉर द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, और 10.5% आप इनको दे रहे हो, ये अल्ट्रा वायरस है। उन्होंने कहा था कि स्टेट के पास कोई भी क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा था लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, जिस वजह से आप ये दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था। तमिलनाडु ने इस बिल को जो है, जो उन्होंने रिजेक्ट किया मद्रास हाई कोर्ट ने, उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको अभी मैं सब बताता हूँ। पहले तो याद रखिएगा वन्यकुला क्षत्रियास के बारे में अगर पूछा जाता है तो
अब उसके बाद अब इन्होंने क्या पॉइंट्स रखे हैं याद रखिएगा। उन्होंने कहा है कि देखिए 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है, सेंटर ने एम्पावर कर दिया स्टेट्स को और यूटीज़ को कि वो अपनी लिस्ट बनाएँ सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की। 105th 102nd हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिनको नहीं पता प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। दूसरा उन्होंने कहा है कि देखिए अगर आप बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करी तो हमने आपको बता दिया कि हमारी 105th अमेंडमेंट एक्ट में आ चुका है। अब दूसरी बात आती है हमारे रिजर्वेशन क्रिएट करने की। तो उन्होंने कहा कि तमिलनाडु शुरू से पायनियर रहा है ग्रांटिंग रिजर्वेशन। जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस विद इन द बैकवर्ड क्लासेस जो है हम आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं 1957 से, ठीक है? और ये वो सेक्शन है जिनको एक दे आर इक्विवेलेंट टू शेड्यूल कास्ट, बट उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं कर जाता, बट शेड्यूल कास्ट की तरह ही वो बैकवर्ड रहे हैं। और अगर हम क्वांटिफाइबल डाटा की बात करें, तो कहते हैं कि हमने जो 10.5% रिजर्वेशन रखी है फॉर वर्नाक्युलर क्षत्रियास, वो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ही रखी गई है विद द पॉपुलेशन, क्योंकि हमने उनकी जो पॉपुलेशन है सर्वे हुआ था 1983 में तमिलनाडु का सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने जो किया था, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ही उससे तालमेल बिठाते हुए ही हमने 10.5 रिजर्वेशन रखी है। ये नहीं कि हमारे पास कोई क्वांटिफाइबल डाटा नहीं था और हमने वैसे ही रख दिया। तो ये पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। उसके बाद एक पेज 7 पे था पोचमपल्ली विलेज जो तेलंगाना है, उसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है यूनाइटेड नेशंस। पहली बात आपको ये याद रखना होगा कि ये चीज़ें मेंस के लिए नहीं है, पहली बात तो। कुछ पॉइंट्स होंगे इसके मेंस के लिए एज एन एग्जांपल, बट मेन क्या है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टूरिज्म विलेजेस का टैग कौन देता है? याद रखिएगा यूएन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है। पोचमपल्ली थोड़ा सा देखेंगे क्या है, ये हैदराबाद के पास है। आर्टिसनल विलेज है यहाँ पे। इस पे सबसे पहली बात आप तो पूछ सकते हैं पोचमपल्ली का क्या फेमस है, तो वहाँ की वीविंग टेक्सचर्स जो फैब्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर क्योंकि बेसिकली क्या था, इंडिया ने 3 नाम नॉमिनेट किए थे। एक तो किया था कोंगथोंग, एक किया था मध्य प्रदेश का लाडपुरा, ठीक है? तो आपको हो सकता है ये 3 नाम दे दें और 3 लोकेशंस दे दें कहाँ-कहाँ पे हैं। पोचमपल्ली अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे। घुमा फिरा के इक्कत वीव्स टेक्सचर्स का पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सब पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं याद रखिएगा। कहते हैं जो टूरिज्म विलेज आपसे पूछ सकते हैं, ये जो थोड़ा-सा कई बार होता है ना कि आप देखते हैं बड़े-बड़े पॉइंट्स आते हैं प्रीलिम्स में, कैसे याद रखें इनको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टूरिज्म विलेजेस क्या क्यों शुरू किया गया है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है ताकि हाइलाइट कर सके विलेजेस को, जहाँ पे टूरिज्म जो है प्रिजर्व करता है कल्चर, ट्रेडिशन, सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी वहाँ की, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सेफगार्ड करने में डाइवर्सिटी को, ठीक है? ये यूएनडब्ल्यूटो के अकॉर्डिंगली है। अब दो जो और विलेजेस उन्होंने नॉमिनेट की थी हमारी गवर्नमेंट ने, उनको और देख लेते हैं। कोंगथोंग जो है वो कहाँ पे है, ये पूछा जा सकता है, या घुमा फिरा के कैसे भी। तो आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। कोंगथोंग जो है मेघालय में है। इसको वेस्लिंग विलेज भी कहा जाता है। यहाँ पे ना एक यूनिक सा ट्रेडिशन है, जहाँ पे जो माँ है वो अपने बच्चे को नाम से नहीं बुलाती, बट अलग से एक ट्यून है। हर बच्चे की अपनी अलग अलग से आपको एक एक्सेप्शनल सी ट्यून सी होती है, वो ट्यून के नाम ट्यून वो आवाज़ निकालती है, वो वैसी आवाज़ से बुलाया जाता है बच्चों को। और तीसरी थी मध्य प्रदेश की लाडपुरा खास। ये 3 याद रखिएगा नाम, ठीक है? एक एडिटोरियल जो आज था वो थोड़ा-सा है, हमें अपने वो जो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफ़गानिस्तान का हमने नोट्स बनाए हैं, उसमें ऐड ऑन कीजिएगा पॉइंट्स। कहते हैं कि इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है टू स्टेबलाइज़ अफ़गान, या हेल्प करने में उनको। बट एक रियलिटी ये है कि जो 2 मेन कंट्रीज़ हैं ना, जो स्टेबलाइज़ करने में अफ़गानिस्तान को हेल्प कर सकती हैं, वो है चाइना और पाकिस्तान। और वो दोनों ही इस मीटिंग से दूर रही। रशिया हो या सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो, ना तो उनकी एबिलिटी है, ना उनकी कोई डिज़ायर है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें अफ़गानिस्तान का। जैसे भी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि रशिया की मीडिया ने तो साफ-साफ कह दिया था कि ये स्टेट्स चाहे अफ़गान डायलॉग के लिए इकट्ठी आ गई हैं दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए, बट हर कोई अपने-अपने ना इंटरनल मैटर्स के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा। कॉमनली कोई काम नहीं करेगा, कॉमन पॉइंट्स पे कोई काम नहीं करेगा। ईरान का भी देखेंगे तो लिमिटेड इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, और वैसे भी वो चाइनीज़ प्लान के खिलाफ जाए या नहीं जाए वो अलग बात है, बट जाना बहुत मुश्किल है उसका। क्योंकि चाइनीज़ प्लान के खिलाफ वैसे ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो यूएस की सैंक्शंस के अंडर है वो, और पता चले दूसरी बड़ी पावर को भी वो अपना अगेंस्ट कर ले तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके लिए। तो ईरान भी बहुत लिमिटेड इंटरेस्ट रखेगा अफ़गानिस्तान में। चाइना क्या कहता है, लॉन्ग टर्म विजन जो अफ़गानिस्तान का है वो रिवॉल्व करता है। देखिए अब चाइना तो हर जगह अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में, उन लोगों को कर्ज़दार बनाने में जुड़ा हुआ है।
तो कहते हैं चाइना का भी जो लॉन्ग टर्म विजन है ना अफगानिस्तान के साथ, वो रिवॉल्व करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, ठीक है? और उसने अफ़गानिस्तान को उसको पार्ट बना रखा है सिंस मई 2016। तो चाइना तो अपना बीआरआई के पीछे ही लगा हुआ है, वो तो अफ़गानिस्तान को सिर्फ़ बीआरआई के नाम से जानता है, अफ़गानिस्तान सोचता भी नहीं होगा, ना लोगों के बारे में सोचता होगा। और जो अपना ये सीपीईसी बना रखा है इन्होंने, तो उसके साथ भी अफ़गानिस्तान को जोड़ना चाहते हैं, उसको पार्ट बनाना चाहते हैं और बस बस वेट कर रहे हैं कि तालिबान का जो है वो वहाँ पे बड़ी स्टेबलाइज़ हो जाए। पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को लॉबी कर रहा है कि प्रिवेंट करें अफ़गानिस्तान को कि वो और कोई फ़साद में ना फँसे, किसी भी तरीके से। बट दूसरी ओर क्या है कि वो इंडिया को चाहता है कि जितना दूर से दूर रख सके काबुल से, उतना दूर रखा जाए, एज़ मच एज़ पॉसिबल। तालिबान फिर भी चाहता होगा कहीं न कहीं कि हम एंगेजमेंट शुरू करें, जैसे हमने देखा था अभी थोड़े 1-2 दिन पहले जब लेक्चर बनाया था, कि जब इंडिया ने असिस्टेंस देनी चाहिए थी वीट की, तो वो चाहता था दे। बट पाकिस्तान हर चीज़ में चाह रहा है कि इंडिया से इतनी ज़रूरत दूर रहे तालिबान, और तालिबान चाहे चाहता हो कि हम एंगेजमेंट या डेवलपमेंट असिस्टेंस इंडिया के साथ शुरू करें अपनी, बट पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये दोनों नज़दीक आएँ। उसके बाद आती है यूएस और वेस्ट की बात। वो कहते हैं कि देखिए ये अगर अफ़गानिस्तान को एड देते हैं तो उनको लगता है कि यार पता नहीं वो वहाँ के लोगों तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, और अगर नहीं देंगे तो अफ़गानिस्तान विल सफ़र, वहाँ के लोग सफ़र करेंगे माइज़रीज़। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सबसे ज़्यादा तंग कर रही है वेस्ट को, कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इस कंट्री को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे ना, तब भी वो फॉर्मल, क्योंकि वहाँ के लोग ना उनको कोलोनाइज़र्स बोलने लग गए हैं, कि कॉलोनी नहीं होती जैसे इन्होंने हमें तो भैया बंधक बना रखा था। तो उस हिसाब से ये लोग तो कहते हैं कि भैया आज अगर हम इनको स्टेबलाइज़ भी करना चाहेंगे, तो भी हम फॉर्मर कॉलोनाइज़र्स खिलाएँगे, और सबसे ज़्यादा अगर हम पैसा देते हैं या हेल्प करते हैं, तो हम तो कॉलोनाइज़र्स खिलाएँगे और सबसे ज़्यादा उस चीज़ से बेनिफिट करेंगे पॉलिटिकली पाकिस्तान एंड चाइना। तो इसलिए वो भी थोड़ा-सा एप्रीहेंशन्स के साथ मूव कर रहा है। तो ये सारे किस्से हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।